एशिया टाइम्स के खास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं एक बहुत ही अहम इशू पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हूं। पूरा मुल्क, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि इस वक्त कोरोना की जद में है। आज से 15-20 दिन पहले जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई, उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी, हमारे शहरों की सूरत हाल थी, ख़ास तौर से जो दिल्ली की सूरत हाल थी, वो हम सबके सामने है कि किस तरह से लोग एक अदद बेड के लिए, एक छोटे से गैस के सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, प्लाज्मा के लिए, एक यूनिट के लिए किस किस तरह से दर-दर भटक रहे थे। ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है, हम सब की ज़िम्मेदारी थी कि हम सब अपने-अपने हिस्से की मदद लोगों तक पहुँचाएँ, और लोगों ने पहुँचाया भी। जिससे जो हो सका उसने किया। इस दरमियान ऐसे बहुत से अफराद इनफरादी तौर पर और बहुत से ऐसे ग्रुप और तंजीमें और संगठन सामने आए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों को बचाने का काम किया है। इसी तरह का एक संगठन दिल्ली में काम करता है, करियर आशा। करियर आशा ने आशा कोविड हेल्पलाइन शुरू किया, और उसने अपनी इस कोशिश के ज़रिए से न सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान बचाई, बल्कि हज़ारों लोगों तक मदद भी पहुँचाई है। आज हम बात करेंगे आशा कोविड हेल्पलाइन के फाउंडर डायरेक्टर आमिर रिज़वी से और उनकी टीम से, और ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने आशा कोविड हेल्पलाइन के ज़रिए से लोगों की मदद की है। आमिर रिज़वी साहब, आप मुझे बताइए कि आपका ये जो तजुर्बा है आशा कोविड हेल्पलाइन का, ये कितना कामयाब रहा, और आपने किन हालात में इसको शुरू किया था? एक मुश्किल दौर में, महामारी के दौर में आप ये सब कुछ कर पाने में, लोगों की मदद कर पाने में किस तरह से कामयाब हुए हैं? देखिए, ये बहुत यादगार तारीख़ी जिसे कहा जाए या हिस्टोरिकल कहा जाए, एक ऐसा फ़ेज़ रहा ज़िंदगी में जो शायद ही दोबारा आए। हुँ, और जहाँ तक तजुर्बे की बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये कि पैसा, आपके रसूख और आपकी पहुँच सब बेमानी साबित हुई। बहुत बड़े-बड़े लोग ऐसे-ऐसी ऐसे-ऐसे बारसूख लोग हमारे पास ऐसे-ऐसे लोगों की कॉल आई, इतने बड़े-बड़े लोगों की कॉल आई, एक छोटे से ऑक्सीजन के लिए। तो आपने जिन हालात में ये शुरुआत की थी इस कोविड हेल्पलाइन की, आशा हेल्पलाइन की, वो जिस उस प वक़्त सिचुएशन क्या थी, उसको जी। कैसे आपने डील किया? नहीं, हम लोगों ने सबसे बड़ी बात तो हम लोगों से भी कुछ देर हो गई। हम कोशिश कर रहे थे 15 अप्रैल से कि हम अपना कॉल सेंटर एस्टेब्लिश कर ले जाएँ। 24 घंटे की आशा कोविड हेल्पलाइन एस्टेब्लिश कर ले जाएँ। लेकिन हमें किन्हीं वजहों से ख़ास तौर से एक जगह ना मिल पाने की वजह से हमें काफ़ी इसमें देर हुई। 28 अप्रैल से 28। हमारी शुरुआत हुई। हाँ, जी। जी, और आज करीब-करीब जो है 17-18 दिन हो चुके हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि हमने जो है शुरू में चाहा कि कुछ वॉलंटियर्स मिल जाए, तो वॉलंटियर्स नहीं मिले। हमने जो है एज़ ए एम्प्लॉयी रखा है। हमने बच्चों को रखा जो मेडिकल बैकग्राउंड के थे। वो कॉल अटेंड करते थे। सबसे पहले हमारे पास जो कॉल आती थी, उसको हम पहले वो बेसिक वो रिफाइन कर लेते थे कि आपने आरटी-पीसीआर कराया है कि नहीं, आपका शुगर क्या है, आपका हुँ, बीपी क्या है, हुँ, या तमाम बेसिक चीज़ें, ऑक्सीजन लेवल क्या है, विदाउट सपोर्ट क्या है, तमाम चीज़ें जो है, वो लेने के बाद जब देखते थे हुँ, थोड़ा-सा भी पेशेंट क्रिटिकल है या उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो हम लोग वो कॉल डॉक्टर को फॉरवर्ड कर देते थे। ना सिर्फ डॉक्टर को फॉरवर्ड करते थे, बल्कि डॉक्टर व्हाट्सएप पे उनकी तमाम रिपोर्ट्स को मँगा करके उसको एनालिसिस करने के बाद, फिर वो अपना जो है फाइनल रिकमेंडेशन देते थे। अगर पेशेंट क्रिटिकल होता था तो उसको ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करते थे, और घर पे इलाज अगर मुमकिन हो तो वो सारी दवाइयों के साथ, क्योंकि ऐसे हालात बन गए थे, कुछ लोग इतना खौफ़ज़दा थे, इतना पैनिक थे कि वो जाना नहीं चाह रहे थे कि हॉस्पिटल जाएँ। तो इस हालात में जो है, जो टेली कंसल्टेंसी थी डॉक्टर्स की, वो बहुत काम आई हमारे। सबसे पहला तो फ़ेज़ जी, 1 था। जी, दूसरा ये था कि हम लोगों ने इसके साथ-साथ हमारे पास जितने अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट जो बच्चे थे, एक जो उसमें हम लोगों ने फुल्ली डिवोटेड था कि दिल्ली और एनसीआर के आस-पास में या और भी दूसरी जगहों पर कहाँ बेड अवेलेबल है गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कौन से वेंटिलेटर बेड है, कौन से आईसीयू हैं, कौन से विद ऑक्सीजन है। इसकी जानकारी, और ना सिर्फ जानकारी देना, बल्कि हम लोग जाकर के उसमें एडमिशन भी कराते थे हॉस्पिटल में। जाकर के हमारा एक बंदा जाता था, फिर एम्बुलेंस आती थी कि एकदम फाइनल हो जाए, क्योंकि एक 15-15 मिनट पे वो ऐसी घड़ी थी कि वो 15-15 मिनट पे आपका जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा था। जी, पता चला बिल्कुल। कि आपको ऑनलाइन आपके जो है दिखा रहा है कि अवेलेबल है बेड, और जब आप पहुँचते हैं हॉस्पिटल तो पता चला कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो हुँ, ये भी दूसरा वो रहा हमारा। और तीसरी हमारी सर्विस रही ऑक्सीजन की,
कि ऑक्सीजन में हमें तमाम लोगों के फ़ोन आए, ना सिर्फ हम लीड देते थे बल्कि जो बहुत ज़रूरतमंद होते थे उसको हम ऑक्सीजन सिलेंडर भर के देते थे। इस मामले में हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, हम बहुत मशहूर हैं राजौरी गार्डन के प्रमुख हरमनजीत साहब का, जिन्होंने आप शुरू से डे 1 से अब तक हमको, जब दिल्ली में क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी ऑक्सीजन की, तब भी वो सिलेंडर दे रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे और अभी भी वो ऑक्सीजन हमको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनके भी हम बहुत उनका आभार है, इस हमारे मुहिम में उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। जो ये हरमनजीत सिंह की आप बात कर रहे हैं कि ये आपको मिले और इसकी वजह से आपकी ये जो मुहिम थी काफ़ी आसान हुई ताकि ऑक्सीजन आपको मिला। इनके बारे में आप कुछ बताएँ, ये कैसे काम कर रहे थे? कैसे आप इनसे जुड़े? ये हमारे मतलब हमारे सीनियर हमारे सर थे बनी जॉली, उनके हम जो है माध्यम से हरमनजीत जी का नंबर उन्होंने दिया, कहा कि जाइए, ये राजौरी गार्डन गुरुद्वारा के प्रमुख है और इनका खुद भी हॉस्पिटल चलता है, इनका डायलिसिस होता है, कैटरेक्ट का होता है और पूरी ओपीडी है प्रॉपर। तो इन लोगों ने लंगर चला रखा था। तो शुरू में इन्होंने मतलब हमें एनालिसिस किया कि हमारा काम कैसा है और उन्होंने भी अपने पेशेंट दिए। अच्छे खासे 100 से ज़्यादा उन्होंने पेशेंट दिया और आज़माया कि हाँ भाई, ये सचमुच इन लोग जेन्युइन लोग हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सेवा कर रहे हैं। वो हमसे इतने मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए, तब उन्होंने जो है हमको फ्री सिलेंडर देना शुरू किया डे 1 से और उसके बाद हमारा लगातार जारी रहा और हमारी भी जो हो सका, जो उनके पेशेंट आए, जो उन्होंने रिकमेंड किया, उनको जो संभव हो सकता था, जो मुमकिन जो मदद हो सकी थी, हम लोगों ने किया। 1 मिनट अब मैं आपको यहाँ पर रोकूँगा और मैं थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, अपने नाज़रीन को बता दूँ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि हरमनजीत सिंह का जिनका ज़िक्र आमिर रिज़वी कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन वो चूँकि रिकॉर्डेड बात है और हम इस गुफ्तगू में कहीं आपको ज़रूर उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपको दिखाएँगे कि वो आमिर रिज़वी की कोशिश को किस तरह से वो सराहते हैं। वो उन्होंने अपने किस तरह से अपनी जो मदद, जो ऑक्सीजन की जो मदद की है आमिर रिज़वी और उनकी टीम को, वो किस तरह से उन्होंने की है। डॉक्टर मित्र बन गए हैं, जो वो मेरे पास आए थे, जो कि आशा कोविड हेल्पलाइन के लोग हैं। तो मैंने देखा कि ये लोग तो बिल्कुल सच्ची सुच्ची सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे से इन्होंने अच्छी तरीके से बातचीत की। फिर इन्होंने बताया कि हम ना फ्री, कोई आपके मरीज़ हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको रूम दिलाने में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा में करते हैं, और भी इन्होंने 2-4 चीज़ों में जो भी जैसे कोविड के पेशेंट थे उनकी हेल्प करते हैं। मैंने देख लिया इनकी भावना जो है ना, सेवा वाली भावना है। तो ऐसे लोग मिलते कम हैं। तो एक दिन रात को मेरे को 11 साढ़े 11 बजे इनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे हमारे को सिलेंडर चाहिए। तो हम यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की हमने लंगर ही लगा रखा है, जैसे हम खाने का लंगर लगाते हैं ना, ऐसे ही हमने फ्री ऑक्सीजन देते हैं, जितनी भी रात को सुबह कैसे भी ज़रूरत हो। तो इन्होंने मेरे से बात की कि मेरे को वो चाहिए। मैंने कहा जी ले लो, 1 चाहिए, 2 चाहिए सिलेंडर। इन्होंने 2 सिलेंडर लेके फिर एक दिन आए, 1 चाहिए था। फिर एक दिन, मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी इन्होंने की डिमांड की तो हमने उनकी ना बिल्कुल ऐसे की है कि ना, क्योंकि ये भी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोग ना जो है ना, गरीब नवाज लोग, वो कम ही नज़र आते हैं, और डॉक्टर गरीब नवाज हो जाए तो मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाता है। तो मेरा तो ना, हम आगे ऑलरेडी ना डिस्पेंसरी चला रहे हैं, जो हमारे पास ना राउंड अबाउट 250 से 300 ओपीडी है। हमारा डायलिसिस चलता है, डायलिसिस की हमारी 9 मशीनें हैं, और अपना ये कैटरी के ऑपरेशन का भी है हमारे पास, और हम दवाई भी फ्री करते हैं, देते हैं डिस्पेंसरी में अपनी। और परमात्मा करे ये ऐसी सेवा करते रहें, और ये सेवा भावना जो होती है वो इंसान को ना बड़ा ऊंचा उठाती है, दिल में सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे हम जो सेवा करते हैं, मेरे को दिल से सेटिस्फेक्शन होती है, ये काम किसी का हो गया। ऐसे ही मेरे को ये भी मेरे जैसे ही मेरे को मिले हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक, चूंकि आपका बड़ा ही मतलब करीबी तजर्बा रहा ऐसी सिचुएशन को डील करने का, आप हेड हैं इस पूरी मुहिम के अपने, आशा जो कोविड हेल्पलाइन है आप उसके हेड हैं, आपने उसको देखा, मॉनिटर किया, डायरेक्शन दिया, खुद इन्वॉल्व हुई, आपकी टीम इन्वॉल्व हुई कि एक तरफ आप जैसे लोग होते हैं, दूसरी तरफ कफन चोर भी होते हैं जो रेमडेसिविर को फर्जी बना करके बेच रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे होते हैं, होर्डिंग कर रहे होते हैं, और भी न जाने क्या क्या चीज़। आपने मीडिया में आप पहले से जुड़े रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे आपके सामने आ चुकी है। तो समाज का ये एक पहलू, तो ये बड़ा गुड पहलू है जिसमें जिसका हिस्सा आप हैं। एक दूसरा बड़ा जो नेगेटिव पहलू है जो हम खबरों में देखते हैं, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या तजुर्बा है आपका? इसमें कोई दो राय नहीं, खासतौर से मेडिकल में चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हों, या
या हॉस्पिटल्स हों, इसमें दो पहलू देख करके, एक लोगों ने सचमुच सेवा की है बहुत ज्यादा, और कुछ लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को जिसे कहा जाए कि वो अपने बिजनेस या धंधे में तब्दील किया है। मिसाल के तौर जी, पे आप एक चाहे वो जेनरिक मेडिसिन, आपने बहुत रेमडेसिविर वगैरह तो बहुत बड़ी चीज है, फेविफ्लू वगैरह, आप बेसिक अगर विटामिन सी की टैबलेट लें या डोलो या पैरासीटामॉल, या आप नॉर्मल आप सैनिटाइजर की बात कर लें, ग्लव्स की बात कर लें, आप फेस शील्ड की बात कर लें, जो 15 20 20 25 रुपए की फेस शील्ड थी वो 150 200 रुपए में। तो जो लोगों ने अपॉर्चुनिस्ट थे, इन लोगों ने पूरा फायदा उठाया, और तमाम गवर्नमेंट के नकेल और तमाम गवर्नमेंट के जितने भी, जिसे कहा जाए गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रही थी कि भाई किसी तरह की कालाबाजारी ना हो, किसी तरह का मिसयूज ना हो, उसके बावजूद कुछ लोगों ने बहुत, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में आप पेशेंट जा भी नहीं रहा था, हमारा तो ऐसा भी तजुर्बा रहा, तो पहले ही कह रहे थे कि भाई पेटीएम से इतने 1000 रुपए आप पहले जमा करा दिए, आने से पहले, एडमिशन से पहले, ना सिर्फ सीट बुक हो जाए बल्कि वो एश्योर कर सके कि भाई कम से कम हम जो है, क्योंकि ये ऐसी सर्दी खांसी जुकाम तो थी नहीं कि वो 3 दिन में पेशेंट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। वो हॉस्पिटल को एकदम क्लियर मालूम रहता था कि पेशेंट आएगा तो कम से कम 10 दिन से लेकर के 20-25 दिन, मिनिमम 2 हफ्ते से ज्यादा ही रहेगा। तो जी, इस तरह से इतनी गिरी हालत में कि पहले ही दिन जो है, जिस दिन आपका एडमिशन, उससे पहले ही मांग लेते थे कि भाई 1 हफ्ते का आप हमें इतने रुपए आप इतना जमा कर दीजिए। और ना सिर्फ पैसा, बल्कि जो बेड, नॉर्मल बेड थे, एक नॉर्मल हॉस्पिटल का नाम ना लिया जाए तो बेहतर है, वहां जो एक जनरल दिनों में जो 10,000 रुपए का आईसीयू बेड रहता था, वो 50-50 हजार रुपए का पर डे का बिल था, मतलब 5 गुना, जो अपना तजुर्बा जी, रहा। हमने कई जी, पेशेंट जी, को भेज दिया कि जनरल डेज के हिसाब से कि भाई 10,000 रुपए का होगा, आप वहां जा सकते हैं। जब लेकिन वहां गया तो उसने फौरन फोन किया कि सर आपने तो यहाँ भेज दिया, और यहाँ एक दिन का 50,000 रुपए आईसीयू का। तो इस तरह से जी, ऐसा नहीं है, जो 5 टाइम्स, 1-2 गुना भी हो जाए तब भी समझ में आती है बात, मतलब 10,000 का 50,000 रुपए जो है वो एक एक दिन का लिया गया है। जी, और जी, जी, दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी रहा, चाहे सरदार रहे हों या दूसरी तमाम तंजीमें रही हैं, जिन्होंने अपने पूरे दरवाजे जो है पूरे खोल दिए हों, चाहे वो ऑक्सीजन का लंगर हो, या वो खाने का लंगर हो, या फिर किसी तरह का दवाई लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, हर तरह से, चाहे वो हॉस्पिटल, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिदें जो है हॉस्पिटल में तब्दील हुई। तो ये दूसरा पहलू भी देखने को मिला। और दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने पूरी अपॉर्चुनिटी, जिसको कहा जाए कि शायद इस तरह का मौका मिले, उन लोगों ने लूटा भी एक तरह से। अच्छा, मैं इसमें प्रोग्राम के आखिर में आपसे एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको विदेशों से भी कॉल मौसूल हुई? हाँ, बिल्कुल, हमें ख़ास बात है, एक तो जो हमने बताया कि गुरुद्वारे पे जब हमारा फ्री सिलेंडर जहाँ से आया था, वहाँ मैंने दिया। उसके अलावा मेरे पास जब उनको कॉल दी तो अच्छे खासे जो है पंजाबी, और पंजाब के लोग कनाडा में रहते हैं, मेरे पास कनाडा से कॉल आई, आयरलैंड से आई, यूके से आई, यूएस से आई, तमाम लोगों की को कॉल आई। ना ये किस सिर्फ तरह की कॉल होती थी? कॉल इसलिए आती है कि भाई मेरे फादर यहाँ एडमिट है, इनको बचा लीजिए, या मेरी अभी मैक्स पे एम्बुलेंस खड़ी है, हमने ऑनलाइन वहाँ से, यूएस से ऑनलाइन उन्होंने देख लिया कि मान लिया मैक्स के या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है बेड अवेलेबल है। जब वहाँ पहुंचे तो सूरत हाल कुछ और मिला। तो वहां से उनको हेल्पलाइन का नंबर मिला और बताया कि भाई मेरी कई कई इस तरह की जो है सामने आई तस्वीर, कि जब कहा कि भाई मैक्स के सामने मेरे, या इस फलां हॉस्पिटल के सामने खड़ी है और वहाँ बेड अवेलेबल नहीं, और मेरा सिलेंडर भी खत्म हो रहा है ऑक्सीजन का, जो एम्बुलेंस का था। तो उस दौरान हम लोगों ने अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बैकअप दिया उस एम्बुलेंस को। ना तो हो सकता है कि शायद पेशेंट उस वक्त ही क्रिटिकल हो जाता, जो अब इस वक्त बहुत से लोग डिस्चार्ज भी हो गए, कुछ लोगों ने मुबारकबाद भी दिया। तो इस तरह की भी जी। सिचुएशन आई कि जो आप हॉस्पिटल के बाहर गए और आपने वहां ऑनलाइन जाकर के जो है, इसमें आपने वहां से देखा कि भाई हाँ, वहां बेड अवेलेबल है उस हॉस्पिटल में, जब गए तो सूरत हाल कुछ और था। तो इस तरह की भी बहुत सारे मतलब जो है हमारे सामने तजुर्बे आए। तो मेहदी अब्बास साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आशा कोविड हेल्पलाइन के आप कोऑर्डिनेटर हैं और आप लगातार 28 अप्रैल से अब तक सैकड़ों कॉल अटेंड कर चुके हैं और हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं। आपका क्या जी, एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस देखिए ये रहा, इंसान इस टाइम इतना डरे हुए हैं लोग, बहुत ज़्यादा हालात खराब हुए हैं। छोटा-सा नज़ला खाँसी भी अगर किसी को हो रहा है, तो वो इतना डर जाता है कि उसे कोरोना तो नहीं हो गया। उनके अंदर बीमारी का इतना डर बैठ गया है ये, कि छोटे से नज़ले खाँसी से भी लोग बहुत डर रहे हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं, हमारे पास कॉल आती है। हमने ये हेल्पलाइन सेंटर शुरू करा तो हमने एक नंबर इश्यू करा, अपना पोस्टर पे 4 नंबर है हमारे। जब हमने पोस्टर हमारा वायरल हुआ तो लोगों की कॉल आई, छोटे से नज़ले खाँसी से भी वो घबरा रहे थे। तो उन्हें डॉक्टर सीधा सलाह देते थे कि ये छोटा नज़ला खाँसी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप केयर करो, आप गर्म पानी पियो,
आप ये मेडिसिन लो, तो डॉक्टर उन्हें सलाह करते थे। आपकी जो टेली जो डॉक्टर जो आपने हायर किए थे, तकरीबन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 60 टेली डॉक्टर आपके साथ जुड़े हुए थे, वो लोगों को किस तरह से मदद कर पाए? हमारे पास जितने भी डॉक्टर थे, ये टाइम शेड्यूल के हिसाब से हमने डॉक्टर रखे थे कि इस शेड्यूल में ये डॉक्टर इस टाइम तक हमारे साथ रहेंगे। तो जो भी पेशेंट की हमारे पास कॉल आती थी, तो हम सबसे पहले देखते थे कि उसकी परेशानी क्या है। हमारे पास हर एमडी मेडिसिन डॉक्टर थे, तो हर पैनल के हमारे पास डॉक्टर, लंग्स के डॉक्टर थे, चेस्ट के डॉक्टर थे, तो हम उसकी परेशानी देखते थे पहले कि क्या परेशानी है, उसका नाम और नंबर लिखा करते थे। तो हम देखते थे किस डॉक्टर को देना चाहिए इस टाइम पे। अगर उसको लंग्स की होती, तो लंग्स के जो डॉक्टर हमारे टाइम स्लॉट में थे, हम उसको जब कॉल करने के लिए बोलते थे, डॉक्टर का सीधा नंबर डॉक्टर बोलते थे, आप हमारा नंबर दीजिए उन्हें। पेशेंट को हम डॉक्टर का नंबर देते थे, तो पेशेंट से वो व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट भी चेक करते थे डॉक्टर्स, और सब फी सबिलिल्लाह, सारा काम फ्री था, सब फ्री में कर रहे थे डॉक्टर्स भी। तो कितने लोगों को आपने अटेंड किया और उनमें ज्यादातर कितने लोगों को आप हेल्प कर पाए होंगे, क्या आपको अंदाजा है? और वो जो अगर जिन लोगों को आप हेल्प नहीं कर सके किसी वजह से, तो वो जो आपकी फीलिंग्स हैं क्या है? हाँ, एक तो सबसे पहले तो आपने ये जो दूसरा सवाल पूछा, बहुत तकलीफ है, क्योंकि ऐसी वो जो घड़ी थी उस वक्त कई लोगों की कॉल या उनके हिसाब से, मतलब चाहे वो ऑक्सीजन की मौजूदगी हो या प्लाज्मा की हो या हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी, हम चाह के भी कई लोगों की मदद नहीं कर पाए। ये इस बात का मलाल जिंदगी भर रहेगा और इस बात की तकलीफ है। यहाँ तक कॉल्स की थी उस जमाने, हमारे पास इधर तो कॉल थोड़ा कम हुई है, 500 प्लस 500 प्लस कॉल्स आती थी, जिसमें करीब करीब हम जो है, जिसमें 1/5 समझिए कि 100 से ज्यादा हम लोग जो है वो डॉक्टरों को रिकमेंड करते थे। 400 कॉल्स तो ऑक्सीजन और ये सब की रहती थी, बेड अवेलेबिलिटी की, लेकिन 100 कॉल जो है हम डॉक्टर्स को भी हम फॉरवर्ड करते थे। तो करीब एवरेज ऑन एन एवरेज जो है 100 कॉल जो है हम लोग डेली डॉक्टर्स को रिकमेंड करते थे। वेंटिलेटर 1-2 करीब आते थे, बहुत टफ था। आईसीयू 3-4 बेड हम लोग कर पाते थे, 5 बेड, और विद ऑक्सीजन हम लोग जो है 20-25 बेड एवरेज डेली हम लोग जो है मैनेज अच्छा, करते सबसे ज्यादा जो कॉल थी वो किस चीज की सबसे ज्यादा आपको कॉल मिली इस दरमियान? सबसे ज्यादा 2 चीजों की रही। एक तो बेड की अवेलेबिलिटी थी कि भाई कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, और कुछ शुरू के जो फेज थे उसमें ऑक्सीजन की थी कि कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ ऑक्सीजन इस वक्त अवेलेबल है। ये 2 चीजों की बहुत वो थी। अब जो मैं, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि अब एक दूसरा जो टास्क है इस वक्त गांव की तरफ, तो हमें गांव की तरफ चलना होगा। आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह से लोग मदद कर पाएं? आपका जो एक्सपीरियंस रहा। पहले तो ये कि इसको कोविड को हल्के में ना लें लोग, खासतौर से जब तक कोई कैजुअलिटी नहीं होती, जिसे कहते हैं मौत, जब तक मौत नहीं होती तब तक किसी भी चीज को लोग हल्के में लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कोरोना को इतने आप जो है बहुत हल्के में ना लें, और जब भी उस तरह के सिम्टम्स हो, जितने अर्ली, जितनी जल्द से जल्द उसको डायग्नोज कर लिया जाए, उसको ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। तो पहली बात कि जब भी आपको इस तरह का कुछ भी सर्दी, खांसी, जुकाम या ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, फौरन आप किसी भी नियरेस्ट या आप हमारी हेल्पलाइन से आप मदद ले सकते हैं। जो नंबर आप डिस्प्ले करेंगे, आप बताएंगे, उससे मदद ले सकते हैं। और उसमें कभी भी कोई कोताही ना करें कि आप जो है ये कि ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक खा करके ठीक हो जाएगा, या विटामिन डी लेकर के, गाँव का जैसा रहता है, धूप लेकर के, या कुछ बेसिक जो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको दिखा करके ठीक हो जाएगा। ये कोशिश करें कि भाई कम से कम जो भी ट्रीटमेंट करें उस पेशेंट को आइसोलेट करें, यानी कि थोड़ा उसको कहीं ना कहीं अलग थलग करें, उसकी तौलिया, उसके खाने पीने के सामान, उसके गिलास, उसके बर्तन, ये तमाम चीजें, और बच्चों से और खास तौर से बुजुर्ग से जो भी इफेक्टेड हो, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है उसको किनारा कशी करें उसकी, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट करें, उसको जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। जी, आपकी गुफ्तगू से एक बात निकल कर आई कि बीमारी, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए बेहतर है कि परहेज करना चाहिए, इस तरह से बचना चाहिए। तो उसके ज़रिए से हम इस तरह की बड़ी बीमारी से भी हम निपट सकते हैं और इससे भी। तो आज बस इतना ही। इंशाल्लाह हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी।